तो प्यार है किसी और का सीजन 2 पार्ट 3। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के कांच पर बूंदें गिरती जा रही थी और अदिति धीरे से अंश को बिस्तर पर सुलाकर उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। अंश ने धीरे से पूछा, मम्मा आज स्कूल जाते टाइम उन अंकल ने तुम्हें क्यों रोका था? अदिति ने संभलते हुए कहा, वो बस कोई गलती से मुझे कोई और समझ बैठे थे। अब सो जाओ चैंपियन। अंश की आंखें बंद होने लगी थी और अदिति की भी, लेकिन नींद में ही उसके होंठ हिले। रणवीर। उसे फिर से कुछ पुराने फ्लैशबैक्स आने लगे थे। अंश की पलकें फिर से खुली। मम्मा आपने क्या कहा? अदिति चौंक कर बैठ गई थी, पसीने में भीगी हुई। मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, बस एक सपना था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। बाहर की बारिश उसके भीतर की उथल पुथल का ही अक्स थी। उसी वक्त शहर के पुराने क्लिनिक के बाहर बारिश में भीगा रणवीर क्लिनिक के बंद खिड़की के सामने खड़ा हुआ था। हाथ में एक फाइल थी, अदिति की मेडिकल रिपोर्ट। पेशेंट हैड मेमोरी ट्रॉमा, केस मार्क्ड कॉन्फिडेंशियल बाय लीगल गार्जियन। रणवीर की आंखों में एक तेज चमक आई थी। अगर वाकई सब भूल गई हो तो मैं वो हर टुकड़ा तुम्हारे सामने रखूंगा पल्लवी, और अगर नहीं भूली तो तुम्हें बताना होगा किससे छुप रही हो तुम। अगली सुबह दिल से बेकरी। सुबह 6 बजे सड़कों पर हल्का कोहरा पसरा हुआ था। बेकरी के किचन में एक फीकी सी रोशनी जल रही थी। अदिति अभी अभी पहुंची थी। उसने स्कार्फ ठीक किया और जैसे ही शटर खोला फोन बज उठा था। नेहा की कॉल थी। दी गुड मॉर्निंग। पर जरा टेंशन वाली बात है। अदिति ने थोड़ी चौंक कर कहा, क्या हुआ? नेहा ने हड़बड़ाहट में कहा, 200 पेस्ट्रीज का ऑर्डर आया था। क्लाइंट ताज होटल से है। सुबह 11 बजे तक डिलीवरी चाहिए। अदिति पल भर को चुप रही। तुम मुझे अभी बता रही हो नेहा? नेहा ने झिझकते हुए कहा, कल शाम मेल आया था, मैंने लास्ट में देखा। माफ कर दीजिए दी, जल्दी से पूरी टीम बुला रही हूँ। अदिति ने गहरी सांस ली, माथे पर शिकन आई, लेकिन फिर उसने तुरंत अपना एप्रन पहना और बाल बांधते हुए बोली, ठीक है ओवन प्रीहीट कर दो, चॉकलेट बैच मैं देखती हूँ। और सुनो, इस बार फ्लेवर की लेयरिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ताज वाला क्लाइंट फिर रेगुलर भी हो सकता है। नेहा ने फोन पर मुस्कुराते हुए कहा, कॉपी दैट शेफ। अदिति ने बिना वक्त गवाए बटर और चॉकलेट निकालना शुरू कर दिया था। हाथ मशीनों पर चल रहे थे, लेकिन दिमाग किसी और सवाल में उलझा हुआ था। रणवीर आखिर तुम कैसे हो? उसने खुद से पूछा, फिर खुद को झटकते हुए कहा, पहले ये ऑर्डर फिर कुछ और। बेकरी सुबह 10:58 बजे। ओवन की घड़ी बीप कर रही थी। कमरे में चॉकलेट और बटर स्कॉच की महक भर चुकी थी। अदिति फिनिशिंग टच दे रही थी। पेस्ट्रीज पर सिल्वर डस्ट और ब्लूबेरी प्लेस करते हुए नेहा तेजी से अंदर आई। दी क्लाइंट आ गया है। अदिति ने चौंक कर कहा, क्या? अभी तो 2 ट्रे बाकी हैं। तेज कदमों की आवाज दरवाजे से आई, एकदम ठहरे हुए और शांत। अदिति ने जैसे ही गर्दन घुमाई, रणवीर उसके सामने आकर खड़ा था। 3 पीस सूट में, हाथ में वही फाइल, चेहरा सख्त लेकिन आंखों में कोई और ही बेचैनी थी। रणवीर ने थोड़ा शांत आवाज में कहा, ताज से मैं ही आया हूँ डिलीवरी लेने। अदिति ने सक पकाते हुए कहा, तुम यहाँ? रणवीर ने धीरे लेकिन तीखे लहजे में कहा, किससे भाग रही हो अदिति? ऑर्डर से या मुझसे? अदिति ने नजरें चुराई और ट्रे उठाने लगी थी। हाथों में हड़बड़ी थी और पैर कांप रहे थे। ओवन से निकलते वक्त उसकी उंगली अचानक गर्म ट्रे से छू गई थी। एक छोटी सी चीख निकली। रणवीर की आंखें तुरंत चौकन्नी हो गई थी। पल्लवी। वो लपक कर उसके पास पहुंच गया था। उसने स्टाफ को पीछे किया, उसके हाथ को थाम लिया था। रणवीर बौखलाया सा सख्त लहजे में बोला, तुम्हें होश भी है कि खुद को कितनी चोट पहुंचा सकती हो? क्या जरूरत थी ये सब खुद करने की? एक सेकंड रुको। उसने आसपास देखा और तुरंत वॉश बेसिन की तरफ ले आया, ठंडा पानी चिलाया और उसका हाथ अपने हाथों में रखा। सभी स्टाफ मेंबर सन्न रह गए थे। नेहा फुसफुसाई, रणवीर सर को क्या हो गया? दूसरी स्टाफ मेंबर, वो तो ऐसे घबरा गए हैं जैसे अदिति दी को पहले से जानते हो और वह उनके लिए कोई और ही हो। रणवीर ने धीरे बहुत नर्म लहजे में कहा, अब कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा पल्लवी। अदिति ने धीरे से फुसफुसाया, पल्लवी नहीं अदिति। रणवीर के हाथ का स्पर्श एक पल के लिए ठहर गया था। उसने अदिति की आंखों में देखा, कुछ समझने की कोशिश में। पल भर को लगा तुम वही हो, पर अब लगता है तुम खुद को भी नहीं पहचानती। वॉश बेसिन के पास कुछ पल की खामोशी छा गई थी। अदिति ने अपने जले हुए हाथ को रणवीर की पकड़ से छुड़ाया। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में उलझन। अदिति ने धीरे से कहा, थैंक यू, लेकिन अब सब ठीक है। रणवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर खुद को शांत किया। अपने कपड़ों पर लगे हल्के चॉकलेट दाग को देख रहा था। एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को याद दिला रहा हो वो यहाँ सिर्फ डिलीवरी के लिए आया था। रणवीर ने थोड़ा रूखे लहजे में कहा, ऑर्डर रेडी है? अदिति ने सख्त लहजे में कहा, हाँ बस अभी पैक हो रहा है। रणवीर ने सख्ती से कहा, ठीक है मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। और वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन फिर अचानक रुका और जो फाइल उसके हाथ में थी उसने डेस्क पर रख दी थी। रणवीर ने धीरे लेकिन ठोस शब्दों में कहा, तो मिस अदिति, ये फाइल तुम्हें बहुत कुछ याद दिलाएगी जो तुम इन सालों में भूल चुकी हो, और अगर तुम पल्लवी हो तो ये तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी, तुम अब तक किससे छुप रही हो? अदिति ने सदमे में कहा, ये क्या है? रणवीर ने मुस्कुरा कर कहा, पढ़ने के बाद सब समझ आ जाएगा, लेकिन अगले 2 मिनट में मुझे मेरा ऑर्डर कंप्लीट चाहिए। रणवीर फाइल छोड़कर चला गया था। अदिति की नजरें अब उस फाइल पर टिकी हुई थीं, जैसे उसमें उसके अतीत की हर परत बंद थी। वो कांपते हाथों से फाइल की ओर बढ़ी, फिर उसने खुद को रोक लिया था। नेहा ने धीरे से पास आकर कहा, दी सब ठीक तो है ना? वो आदमी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। अदिति जैसे खुद से बोल रही थी, वो सिर्फ कोई आदमी नहीं था नेहा मतलब? अदिति ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं। ऑर्डर रेडी है? नेहा, हाँ पैक हो रहा है। अदिति ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अभी भी फाइल पर टिकी हुई थी, फिर झटके से मुड़कर पैकिंग में लग गई थी, लेकिन हाथ का जला हुआ हिस्सा उसे बार बार चुभ रहा था।
रणवीर कार के बोनट से टिककर खड़ा हुआ था, बार बार घड़ी देख रहा था। तभी नेहा डिब्बों के साथ बाहर आई। नेहा ने बहुत नम्रता से कहा, सर आपका ऑर्डर रेडी है। रणवीर ने डिब्बों को देखकर सिर हिलाया, फिर नेहा से थोड़ा तल्खे लहजे में पूछा, अदिति ने फाइल देखी? नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं सर, बस उसे छूकर रुक गई थी। फिर कुछ नहीं कहा। रणवीर कुछ पल तक खामोश रहा, फिर धीरे से कहा, देखेगी, जब वक्त सही होगा सब याद आएगा। बेकरी के अंदर अदिति अब अकेली थी। सब स्टाफ काम में लग गए थे। वो धीरे धीरे डेस्क के पास आई और फाइल उठाई। उसने जैसे ही फाइल खोली, पहला पन्ना गार्जियनशिप लीगल नोटिस, दूसरा पन्ना डीएनए रिपोर्ट अंशु सिन्हा, तीसरा एक तस्वीर गिरती है, एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, ये तुम्हारी बेटी है। अदिति की आंखें भर आई थी। वह फुसफुसाई, अंश। फ्लैशबैक की झलक, एक छोटी सी झील। अदिति अंश को चम्मच से केक खिला रही थी। अंश हंसकर कहता है, माँ और दो ना। अदिति की सांसें तेज हो रही थीं। उसने जोर से डेस्क को पकड़ा, जैसे खुद को गिरने से रोक रही हो। अदिति ने धीरे धीरे बुदबुदाया, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या अभी मुझसे खुद छीनना बाकी है रणवीर? क्यों लौटे हो इतने सालों बाद? और अगर मैं पल्लवी नहीं रही तो क्या तुम फिर भी मुझसे अंश को छीन लोगे? मैं तुम्हें कभी भी अंश को खुद से दूर नहीं करने दूंगी। अदिति की सांसें अब बेकाबू हो चुकी थीं। उसकी आंखें फाइल पर थीं, लेकिन दिमाग कई साल पीछे जा चुका था। वो धीरे धीरे बैठ गई थी, मानो अपनी ही दुनिया का बोझ उठाना मुश्किल हो गया था। तभी उसकी नजर फाइल के आखिरी पन्ने पर गई। एक कागज ढीला होकर नीचे गिरा था। अदिति ने कांपते हाथों से उसे उठाया। सादे कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, अगर अंश तुम्हारा है तो क्या मेरा कुछ भी नहीं है? और साइड में नीचे एक हाथ से लिखा हुआ पता था, गुलमोहर लेन, बंगला नंबर 17, शाम 6 बजे, इंतजार रहेगा तुम्हारा। अदिति का चेहरा सख्त हो गया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग झलक रही थी। अदिति ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, तो अब इमोशनल ब्लैकमेल भी सीख लिया है रणवीर? किसी एक एड्रेस पर मेरी सारी दुनिया बांधना चाहते हो? उसने उस पते को घूरा जैसे वो कागज नहीं रणवीर की आंखें हों। अदिति ने बुदबुदा कर कहा, ठीक है, आ रही हूँ मैं, लेकिन जवाब मैं लूंगी। शाम 6 बजे, एक पुराना बंगला। हल्की बारिश हो रही थी, बाहर अंधेरा घेर आया था। बारिश की बूंदें अदिति की कार की विंडशील्ड पर गिर रही थीं, जैसे उसके अंदर की उथल पुथल को आवाज दे रही हो। उसने वो पता फिर से देखा, एक पुराना बंगला जिसके दरवाजे तक पीली रोशनी फैली हुई थी। अदिति ने मन में सख्त लहजे में कहा, इस बार मैं जवाब लेकर लौटूंगी रणवीर, डर कर नहीं। वो गाड़ी से उतरी, लेकिन छाता नहीं खोला था, जैसे उस बारिश से भी उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता हो। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो हल्के कदमों से अंदर दाखिल हुई। बंगला अंदर से सादगी और ठहराव से भरा हुआ था, लेकिन हर चीज अपने आप में एक रहस्य सुना रही थी। दीवारों पर कुछ तस्वीरें थीं जो सिर्फ उसी की थीं। अदिति की सांस थम गई थी। तभी पीछे से आवाज आई। रणवीर ने बहुत ही इत्मीनान भरी आवाज में कहा, मैं जानता था तुम आओगी पल्लवी। अदिति ने घूमकर पीछे देखा और सामने रणवीर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही जिद जो कभी उसे खींचती थी और अब दूर कर रही थी। अदिति ने तेज लहजे में कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है रणवीर? मेरे बेटे की तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स, क्या तमाशा है ये? रणवीर ने तंज भरे लहजे में कहा, क्योंकि अब सच को छुपाने का कोई मतलब नहीं रह गया अदिति। ओह सॉरी पल्लवी। अदिति ने झुंझलाते हुए कहा, मैं पल्लवी नहीं हूँ। रणवीर ने खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में जुनून और तंज दोनों की चमक थी। अगर तुम पल्लवी न होती तो यहाँ कभी नहीं आती। पल्लवी झल्ला उठी थी। उसकी आंखों में आक्रोश भड़क उठा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की? रणवीर उसके थोड़ा पास आया। उसकी आवाज़ अब धीमी मगर खौफनाक थी। मुझे अपने ही बेटे का डीएनए टेस्ट कराने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है पल्लवी। अब अदिति की जगह अपने असली नाम के साथ खड़ी गुस्से में कांप रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम्हें लगता है ये सब करके तुम मुझे तोड़ दोगे? रणवीर ने तल्ख लहजे में कहा। मुझे तो सिर्फ सच जानना है पल्लवी। अदिति कुछ पल के लिए चुप रही। उसका गला सूखने लगा था। अदिति ने धीरे लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तो तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सच ये है कि आज तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन तुम उसके पिता कहलाने के लायक नहीं हो। रणवीर का चेहरा बुझ गया था, लेकिन उसकी आंखें अब भी अदिति को पड़ रही थीं। रणवीर ने धीरे से उसके करीब आते हुए कहा, तो फिर मुझे वो लायक बनाओ ना पल्लवी। मेरा बेटा मुझे पहचानता तक नहीं, लेकिन क्या मुझे उसे जानने का हक नहीं? अदिति ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हक तो तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुम्हारा वजूद सिर्फ एक नाम बनकर रह गया था मेरे लिए। रणवीर ने धीमे लहजे में कहा, लगभग टूटी हुई आवाज में, तो क्या ये नाम हमेशा अधूरा रहेगा? हमें अधूरा ही रहना था रणवीर, लेकिन मेरा बेटा, उसे मैं कभी अधूरा नहीं रहने दूंगी। वहीं पास की मेज पर एक पेंडिंग डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था, गार्जियनशिप कंसेंट फॉर्म। अदिति की नजरें उस फॉर्म पर गईं और उसकी सांसें थम गई थीं। अदिति ने कांपते हुए होठों से कहा, तुम कोर्ट जाना चाहते हो? लीगल हक? मैं सिर्फ वही मांग रहा हूँ जो मेरी रूह से जुड़ा है। अदिति का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन आंखें छलकने को बेताब थी। उसने गार्जियनशिप कंसेंट फॉर्म को हाथ में लिया और उसे पढ़ा, और फाड़ने के लिए जैसे ही कागज मोड़ा, रणवीर अचानक पास आ गया था। रणवीर ने धीमे लेकिन जज्बाती लहजे में कहा, बस करो पल्लवी, तुम्हें भी पता है इन 6 सालों में मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पागलों की तरह तुम्हारी हर जगह तलाश की है, और तुम सब कुछ जानते हुए भी कभी वापस क्यों नहीं आई? अदिति, जिसे रणवीर अब भी पल्लवी कह रहा था, कुछ पल उसे देखती रही थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन चेहरे पर अब भी वही कठोरता थी। अदिति ने कड़वी आवाज में कहा, क्योंकि मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते। और तुम किस हक से अंश की कस्टडी मुझसे लेना चाहते हो? रणवीर ने धीरे से कहा, कस्टडी नहीं पल्लवी, हिस्सा।
अपने हिस्से का वजूद, उसे नन्ही सी जान जिसकी हर धड़कन में मैं भी हूँ। अदिति की उंगलियां अब भी उस फॉर्म के किनारे को दबाई हुई थीं, पर उन्हें फाड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें रणवीर की आंखों से टकरा रही थीं, वो आंखें जो अब भी वही पुरानी सच्चाई लिए हुए खड़ी थीं। अदिति ने टूटती आवाज में कहा, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी पसंद, उसका डर, कुछ नहीं जानते तुम। और आज अचानक दस्तक देकर ये लीगल हक। रणवीर ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, कुछ मत बताओ, पसंद है, डर, मैं सब जान लूंगा, लेकिन उससे दूर नहीं रह सकता। मुझे उसका हाथ पकड़ने दो, जैसे मैं आज भी तुम्हारा थामना चाहता हूँ। अदिति कांपती हुई सांसों के साथ फॉर्म नीचे रख दिया था, लेकिन उसे फाड़ा नहीं था। लेकिन उसका हर मोड़ उसकी उलझन बयान कर रहा था। ये सब आसान नहीं होगा, न तुम्हारे लिए, न उसके लिए, और ना ही मेरे लिए। रणवीर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें ढूंढने में 6 साल लगा दिए, अब अगर बाकी की उम्र उसे समझने में लग जाए तो भी मुझे मंजूर है। अदिति की आंखों से आंसू बह पड़े थे। उसने फॉर्म को उठाया और धीमे से रणवीर की ओर बढ़ा दिया था। रणवीर ने फॉर्म को लिया, लेकिन उसका ध्यान अदिति के आंसुओं पर था। अदिति की सांसें रुक गई थीं। वह उसका चेहरा पढ़ रही थी, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब भी खतरनाक हद तक असर छोड़ने वाला। अदिति ने आवाज खड़ी करते हुए लगभग कांपती आवाज में कहा, तुम अब भी हर बात को मोड़ना जानते हो रणवीर। मैं तुम्हारे पास जवाब लेने आई थी रणवीर, और तुम फिर से सवाल बनकर सामने खड़े हो गए। रणवीर ने धीरे से मुस्कुराया, बहुत हल्का, क्योंकि तुम्हें जवाब चाहिए, लेकिन दिल अब भी सवालों से डरता है ना पल्लवी? अदिति ने चीखते हुए कहा, मुझे पल्लवी मत कहो। कमरे में एकदम खामोशी छा गई थी। अदिति की भारी सांसें और रणवीर की गहरी नजरें बेचैन हो रही थीं। फिर रणवीर आगे बढ़ा, उसके बहुत करीब। रणवीर ने धीमे लेकिन नर्म लहजे में कहा, लेकिन यही नाम था तुम्हारा जिससे मैंने तुमसे प्यार किया था, और आज भी करता हूँ। अदिति 2 कदम पीछे हटी, लेकिन रणवीर ने उसका हाथ थाम लिया था। अदिति ने कांपती आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं अब वो लड़की नहीं रही रणवीर, जो तुम्हारे एक स्पर्श से पिघल जाया करती थी। रणवीर ने गंभीर लहजे में गहराई से कहा, और मैं भी अब वो लड़का नहीं रहा जो तुम्हें खोने के बाद भी जी पाया हो। दोनों कुछ सेकंड तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे थे। अदिति की आंखों में गुस्सा, दर्द और कहीं ना कहीं दबा हुआ प्यार था। रणवीर ने धीरे से कहा, क्या एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे अंश के सामने तुम्हारे साथ खड़े होने का हक नहीं मिल सकता? अदिति की आंखें छलक पड़ी थी, लेकिन उसने जल्दी चेहरा मोड़ लिया था। अदिति ने टूटे लहजे में कहा, तुम देर से आई हो रणवीर, बहुत देर से। रणवीर ने धीरे से कहा, अब जो भी वक्त बचा है मैं उसे अधूरा नहीं रहने दूंगा। अचानक बिजली जोर से कड़की, खिड़कियां पे कांप गई थी, एक पल की रोशनी भी चली गई थी, और उस अंधेरे में सिर्फ 2 साए पास, बहुत पास थे। रणवीर की नजरें अदिति के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, और जैसे ही पल्लवी का चेहरा थोड़ा झुका, रणवीर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, ताकि पल्लवी बिजली की कड़क से डर न जाए। लेकिन ठीक उसी वक्त अदिति ने गुस्से में लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाना। उसने पूरे जोर से रणवीर को धक्का दिया। रणवीर पीछे की ओर थोड़ा लड़खड़ा गया था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी, और कई सवाल भी थे, पर आवाज नहीं। पल्लवी ने सख्त कांपती लेकिन कंट्रोल आवाज में कहा, मिस्टर रणवीर सिन्हा, कुछ डर हमेशा नहीं रहते, और कुछ दिल हमेशा के लिए नहीं जुड़ते, लेकिन मैंने अपने डर से लड़ना सीख लिया है, और अब आपसे भी। वो आगे बढ़ी, उसके बेहद पास खड़ी होकर कहा, अगर आप ये सोचकर लौटे हैं कि उस पुराने प्यार की कोई राख अभी बाकी है, तो आप भूल रहे हैं। उस आग में मैं जल चुकी हूँ, और अब सिर्फ राख बची है। रणवीर ने धीमी आवाज में कहा, तुम अभी वही हो पल्लवी, मेरी पल्लवी। अदिति हंसी, एक कड़वी थकी हुई हंसी, मैं अब किसी की नहीं हूँ, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं रणवीर। वो मुड़ी, तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। रणवीर ने पीछे से बस इतना कहा, मैं तुम्हारे बिना कभी भी नहीं जी पाता पल्लवी। अगर आरू ना होती, वो मेरी बेटी है पल्लवी। आरू का नाम सुनकर पल्लवी कुछ पल के लिए ठहर गई थी। उसकी आंखों में जैसे ममता जाग गई थी। पल्लवी दरवाजे पर रुकी, लेकिन मुड़ी नहीं थी। देखिए मिस्टर सिन्हा, आप मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहिए। बहुत कुछ टूट चुका है, अब जो बचा है वो मेरा है, सिर्फ मेरा। बंगले के अंदर बिजली कड़की, खिड़कियों से झांकती रोशनी एक पल के लिए दोनों के चेहरे पर चमकी थी। रणवीर की आंखें भर आई थीं, पर वो खुद को संभाल नहीं पाया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी सांसों में हलचल थी। रणवीर ने गहरी आवाज में कहा, बस एक बार महसूस करना चाहता हूँ कि तुम वाकई सामने हो पल्लवी। अचानक उसने अदिति का चेहरा अपने हाथों में ले लिया था, और जबरन उसके होठों पर एक किस कर दिया था। एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। अदिति ने पूरे जोर से उसे धक्का दिया। रणवीर पीछे हट गया था, लड़खड़ाया हुआ। अदिति की आंखों में आग थी, गला कांप रहा था। मिस्टर रणवीर सिन्हा, ये क्या बदतमीजी है? उसने आगे बढ़कर एक करारा थप्पड़ रणवीर के गाल पर जड़ दिया था। रणवीर का चेहरा एक तरफ झुक गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अदिति पर थीं, उलझी हुई, टूटी हुई। अदिति ने थरथराती आवाज में कहा, तुम्हारे इस एक बार ने मुझे फिर से याद दिला दिया कि मैं तुम्हारे लिए क्या थी। एक ऐसी लड़की जिसके किरदार पर तुमने शक किया था, और आज उसी बेटे पर हक जताने चले आए हो जिसे कभी तुमने अपना मानने से भी इनकार कर दिया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती मिस्टर रणवीर सिन्हा। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। लेकिन अब मैं किसी की जिद नहीं, सिर्फ अंश की माँ हूँ, और मेरी हिफाजत में कोई भी दरार नहीं डाल सकता। बिजली फिर से कड़की। अदिति ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोला। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। रणवीर ने धीरे से कहा, पल्लवी। अदिति ने बिना देखे बोली, आप सिर्फ अदिति कहो। पल्लवी उसी दिन मर गई थी जब तुमने उस पर शक किया था।
दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंदर रणवीर अंधेरे में अकेला खड़ा रह गया था। उस थप्पड़ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। बाहर बारिश तेज थी, लेकिन अदिति की रफ्तार उससे भी तेज थी। वो सीधे अपनी कार तक पहुंची और दरवाजा खोला। जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठी, उसकी सांसें बेकाबू थी। उसने रियर व्यू मिरर में खुद को देखा। उसके होंठ अब भी कांप रहे थे। उसने एक झटके में बैग से टिश्यू निकाला और अपने होठों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी थी। अदिति ने टूटे हुए लहजे में मन में बुदबुदाया, वो मेरा नहीं, उसकी जिद के निशान हैं, इसे मिटाना होगा अभी के अभी। वो बार बार उस जगह को साफ कर रही थी जैसे खुद से नफरत हो गई हो। आंखों से आंसू बह निकले थे। वो स्टीयरिंग पर झुक गई थी, लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई। माई लिटिल स्टार अंश। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। अंश ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मम्मा आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। नानू और नानो भी घर पर नहीं है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है मम्मा, और बिजली भी कड़क रही है। अदिति ने अपने आंसू पोंछे, अपनी टूटती सांसों को समेटा और धीरे से आवाज में माँ वाला सुकून भरते हुए कहा, मम्मा यहीं है अंश, बिल्कुल पास। मैं बस 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ मेरी जान। तुम दरवाजे की घंटी सुनते रहना, ठीक है? ठीक है मम्मा, जल्दी आना। कॉल करते ही अदिति ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। सड़क पर बरसती बारिश उसकी विंडशील्ड पर गिरते अश्क जैसे थे, लेकिन अब उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसे पता था उसे अपने बेटे के लिए मजबूत होना है, रणवीर की परछाई से भी ज्यादा मजबूत। इधर बंगले के अंदर रणवीर अब भी वहीं खड़ा हुआ था, फटे हुए सन्नाटे में। उसके गाल पर थप्पड़ की जलन से ज्यादा अदिति के शब्द चुभ रहे थे। अब सिर्फ अदिति कहो, पल्लवी उसी दिन मर गई थी। उसने धीमे से सिर झुकाया। कमरे में पड़ा गार्जियनशिप कंसेंट फॉर्म अभी टेबल पर था, लेकिन अब वो फॉर्म सिर्फ एक कागज नहीं था, वो रणवीर की हार थी। उसने वो फॉर्म उठाया, धीरे से मोड़ा और जेब में रख लिया था। मैंने तुम्हें खो दिया पल्लवी, पर अब अंश को नहीं खो सकता मैं। दूसरी ओर कार की हेडलाइट्स अंश के घर के गेट पर पड़ी। अंश खिड़की से झांक रहा था। जैसे ही अदिति बाहर निकली, अंश ने दौड़ते हुए दरवाजा खोला और उसकी गोद में समा गया था। मम्मा आप आ गई, मुझे लगा आप भी चले गए। अदिति ने उसे कसकर बांध लिया था। नहीं बेटा, मम्मा कहीं नहीं जाएंगी और कभी भी नहीं जाएंगी। उसने आंसू पोंछे। अब उसके चेहरे पर एक सख्त और शांत चमक थी। अदिति थोड़ा झुक गई थी। उसने अंश को कसकर अपने सीने से लगा लिया था। उसकी नमी भीग चुकी थी, लेकिन अब उसके आंचल में सिर्फ ममता थी, कोई पछतावा नहीं। अदिति ने धीरे से आंखें बंद कर ली थी। मैं आ गई हूँ बेटू, अब कोई डर नहीं, मैं हूँ ना। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चली गई मम्मा। अदिति ने उसकी नन्ही हथेलियाँ अपने चेहरे पर रखी। कभी नहीं, तुम तो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हो। अंश उसकी आंखों में झांकता है, फिर भोलेपन से कहता है, आप रो रही थी ना? अदिति मुस्कुराई और सिर हिलाया। नहीं बेटू, बारिश ने मम्मा को थोड़ा गीला कर दिया था। अंश ने हंसते हुए कहा, झूठ बोल रही हैं आप, आपकी नाक हमेशा तभी लाल होती है जब आप रोती हो। दोनों कुछ सेकंड के लिए हंसे, फिर अदिति ने अंश को गोद में उठाया और कमरे के अंदर आ गई थी। कमरे में अदिति ने उसे कंबल में लपेट दिया था, उसका मनपसंद सूप गर्म किया और पास बैठ गई थी। अंश का सिर उसकी गोद में था। दूसरी तरफ रणवीर की कार वही पुराने बंगले के सामने खड़ी हुई थी। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन रणवीर की सांसें अब भी तेज थीं। कार की फ्रंट सीट पर वो अकेला बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां अब भी उस जगह को छू रही थीं जहाँ अदिति ने उसे धक्का देने से पहले उसे एक पल के लिए महसूस किया था। रणवीर मन में बड़बड़ाया, धीमे लेकिन भारी आवाज में, तुम अभी वही हो पल्लवी, लेकिन अब तुम मुझे पहले जैसे नहीं देखती। उसकी नज़र शीशे में खुद पर पड़ी। भीगा चेहरा, भीगी आंखें और वो अधूरी तृप्ति जो सिर्फ एक छोटी ही नजदीकी से आई थी। तभी फोन की स्क्रीन चल उठी थी। पवित्रा कॉलिंग। रणवीर ने तुरंत कॉल उठाया। हाँ पवित्रा भाभी। पवित्रा ने घबराई आवाज में कहा, रणवीर जल्दी आओ, आरू को बहुत तेज बुखार है। उसने शायद बारिश में खेलते हुए खुद को भिगो दिया था, अब कांप रही है। मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। रणवीर का चेहरा एक झटके में बदल गया था। उसकी जोलाइन टाइट हो चुकी थी, आंखें चौड़ी गुस्से और डर और चिंता से भर चुकी थी। रणवीर ने तेज आवाज में कहा, क्या मतलब बारिश में खेल रही थी? तुम कहाँ थी पवित्रा? और ड्राइवर, क्या कोई नहीं था उसके साथ? पवित्रा ने डरी हुई और धीमी आवाज में कहा, मैं मीटिंग में थी। मैंने कहा था शांताबाई देख रही थी उसे। शांताबाई उसकी माँ नहीं है पवित्रा भाभी। उसने बिना कुछ और सुने गाड़ी स्टार्ट की। टायर की चीखें सड़क के सन्नाटे को चीर रही थी। रणवीर बेचैन हो गया था, जैसे एक तूफान उसके अंदर उठ रहा हो। रणवीर मन में खुद से बुदबुदाया, एक बेटी जिसके पास माँ नहीं है और दूसरी तरफ एक बेटा जिसके पास मैं नहीं हूँ। मैं आखिर किसे बचा रहा हूँ? तेज बारिश के बाद की नमी अब भी हवा में थी। दरवाजा जोर से खुला और रणवीर तेज कदमों से अंदर दाखिल हो गया था। रणवीर ने तेज आवाज में कहा, आरू कहाँ है? पवित्रा ने नर्वस होकर कहा, उधर बेडरूम में है। रणवीर ने एक पल भी नहीं रुका। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे हर सीढ़ी उस पर उसका फेलियर लाद रही हो। छोटी सी आरू बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी। माथे पर गीली पट्टी थी, लेकिन चेहरा लाल और बुखार से तपता हुआ था। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। रणवीर झट से उसके पास बैठा, पट्टी चेक की और उसका माथा छुआ। रणवीर ने धीरे लेकिन कांपती आवाज में कहा, आरू बेबी, पापा यहाँ हैं, कुछ नहीं होगा मेरी गुड़िया को। उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाया, फिर खुद एक और गीली पट्टी बनाकर लाया और बड़ी नरमी से आरू के माथे पर रखा। रणवीर ने पलकों में आंसू लिए, फुसफुसाकर कहा, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे तुम्हारी हंसी देखनी चाहिए थी, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। आरू ने धीरे से आंखें खोलकर कहा, डैडी आप चले मत जाना। रणवीर की आंखें भर आई थी, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहीं हूँ हमेशा।
वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठा रहा था। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर एक शोर, गिल्ड का, प्यार का, अधूरेपन का। तभी पीछे से पवित्रा धीरे धीरे कमरे में आई। पवित्रा ने धीरे से कहा, डॉक्टर आ रहा है। रणवीर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अब मुझे कोई बहाना मत सुनाना, ये मेरी बेटी है और आज के बाद अगर इससे जुड़ी कोई लापरवाही हुई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और शायद तुम्हें भी नहीं। पवित्रा चुपचाप पीछे हट गई थी। रणवीर अभी आरू के हाथ थामे हुए बैठा था, उसे थपकी दे रहा था और वहीं बगल में सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। अगली सुबह आरू अभी गहरी नींद में थी। उसका माथा ठंडा था। पास में बैठे रणवीर ने सारी रात जागकर उसके माथे पर पट्टियां बदलते हुए काटी थी। कमरे की खिड़की से हल्की धूप छनकर आ रही थी, लेकिन रणवीर की आंखों में कोई राहत नहीं थी, सिर्फ एक फैसला था। उसने धीरे से आरू का हाथ चूमा और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया था। तभी उसने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर देखा, आरू की मुस्कुराती तस्वीर और पास ही अंश की वो तस्वीर जो अदिति की डेस्क से ले आया था। रणवीर ने धीरे से खुद से बुदबुदाया और कहा, कितनी देर हो गई इन बच्चों को, उनके हक से दूर, माँ बाप से दूर, अधूरेपन में। उसने सख्त लहजे में कहा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो, अब और नहीं, अब आरू को अपनी माँ के बिना और अंश को अपने पिता के बिना एक और दिन नहीं जीने दूंगा। उसकी आवाज में सख्ती नहीं, संकल्प था, एक गहरी शांत आग जो अब ठंडी नहीं पड़ने वाली थी। क्या रणवीर अपना वादा पूरा कर पाएगा या बीते रिश्तों की राख फिर से सब कुछ जला देगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।